तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएंगे, लेकिन आप ये जरूर देखना कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरे अंत तक सुनना। ऐसी कहानियाँ बहुत कम सुनने को मिलती हैं, खास तौर पर क्राइम के स्टूडेंट्स को, जो लोग क्राइम को फॉलो करते हैं। इसकी मैं छोटी सी बैकग्राउंड आपको बता दूं कि आज मुझे पूना से एक विद्यार्थी का फ़ोन आया, जो पूना यूनिवर्सिटी, कोई ये नहीं कि सरकारी यूनिवर्सिटी हो, पूना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से एक यूनिवर्सिटीज़ में वो यंगस्टर, उसकी उम्र सिर्फ 22 साल है, यंग लड़का, वो एमए करके 22 साल की उम्र में पीएचडी कर रहा है, और पीएचडी का सब्जेक्ट है और कोई नहीं, बापट गैंग का सुप्रीम डॉन अमर नायक। अमर नायक के ऊपर पीएचडी आपने कभी नहीं सुना होगा किसी गैंगस्टर के ऊपर पीएचडी हुई हो। और ये शख्स, जो ये लड़का पीएचडी कर रहा है, ये क्राइम को लेके पीएचडी नहीं कर रहा है। अमर नायक क्रिमिनल था, डॉन था, ये था, वो था, उसके ऊपर नहीं। उसने किसको मारा, क्यों मारा, कितने पैसे लिए, क्या फिरौती लेता था, क्या करता था, नहीं। पीएचडी इस बात पे कर रहा है कि अमर नायक की पर्सनैलिटी क्या थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैंने इतने साल क्राइम को कवर करते लगाए, लेकिन ये कुछ बातें जो उस यंग लड़के ने मुझे बताई, वो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोची थी। अच्छा काम कोई भी करे, आपसे बड़ा हो या छोटा हो, उसकी कदर करनी चाहिए। अब मैं कुछ बातें उस लड़के की आपको सुनाऊंगा, जो रिसर्च उसने की है, और वो भी कितने समय में, सिर्फ 7-8 महीने में। उस आदमी दिन रात एक कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह, तीसरे से चौथी जगह, और लोगों को मिल रहा है। वो आगे के आगे लड़ी जोड़ के करके अब तक वो तकरीबन, उसने कहा है, मैं मान सकता हूँ जितनी मेहनत वो आदमी कर रहा है, वो 170 लोगों से मिल चुका है। वो लोग जो अमर नायक को जानते थे, अच्छी तरह उसको देखा था, पहचानते थे, बातचीत होती थी, एक दूसरों के नाम पता थे। अब मैंने उसको पूछा, भैया इतने लोगों से आपने बात कैसे कर ली? अब देखिए उसने जो बात बताई, दैट माइंड बॉगलिंग। काश उस उम्र में हमें भी इतनी बातें मालूम होती तो शायद आज बहुत अच्छा क्राइम कवर कर सकते थे। उसने कहा कि वो उन लोगों के करीबियों को ढूंढता है जो लोग अमर नायक के करीबी थे, मतलब एक स्टेप आगे जाके, और उनसे वो बड़े तरीके से आराम से बैठ के, वो यंग लड़का है, अंकल जी फिर क्या हुआ, आंटी जी फिर क्या हुआ, काका कैसे हुआ, ऐसे कर। इधर महाराष्ट्रियन का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत पढ़ा लिखा, वेरी इंटेलिजेंट। उसकी अंग्रेजी भी बहुत बढ़िया बोलता है, मराठी भी, हिंदी भी, जीनियस। और उसने जो बातें की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो उस लड़के की बैकग्राउंड मैंने आपको बताई। उसका कहना है कि अमर नायक वॉज ए मिस्ट्री मैन, और उसको सिद्ध करने के लिए उसने बहुत सारी स्टडी की है। स्टडी हमने भी की है, लेकिन शायद इतना बारीकी से हम उन बातों में नहीं जाते हैं जितनी बारीकी से उसने खोज पड़ताल की। और मैंने जब पूछा कि मेरे से बात करने का आपका तात्पर्य क्या है, उसने कहा कि आपकी एक एपिसोड आया था कुछ महीने पहले,
जिसमें आपने अमर नायक के थाना के हाइड आउट की बात की थी कि कैसे उस हाइड आउट से अमर नायक साफ बच के निकल गया था, जबकि पुलिस की रेड वहाँ पे हुई थी। और जिस फ्लैट में रह रहा था अमर नायक, उस फ्लैट के पास ऊपर पूरी निगाह थी, पहरा था। कैसे निकला, ये उसकी मिस्ट्री है। अब सुनिए उस लड़के ने क्या क्या कुछ जो अपनी खोज पड़ताल की है वो आपको बताता हूँ। मुझे लगता है जब उसका ये थीसिस कंप्लीट होगा इस पे फिल्म भी जरूर बनेगी और वो किताब बहुत अच्छी बिकेगी। पीएचडी का थीसिस जब उसको डॉक्टरेट मिल जाएगी तो को बड़ा पब्लिशिंग हाउस उसको जरूर खरीदेगा और बहुत अच्छी खासी सेल उस किताब की होगी, जितनी मेहनत वो लड़का कर रहा है। अब कुछ बातें जो उसने बताई मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि इस एपिसोड को बहुत ध्यान से सुनना। ये बातें आपने कभी नहीं सुनी होगी। उसके मुताबिक राकेश मारिया ने अपनी किताब में एक जिक्र किया है। हमसे आपसे बहुत सारे लोगों ने राकेश मारिया की वो किताब पढ़ी, लेट मी से इट नाउ। कितने लोगों को ये किस्सा याद होगा जो इस लड़के ने मुझे बताया। वो कहता है कि उस किताब में राकेश मारिया ने जिक्र किया है कि अमर नायक ऐसा करैक्टर था जो सोने के लिए एक घर में जाता था रात को, सोने के समय रात व्यतीत करने के लिए, लेकिन सुबह उठता दूसरे घर में था। अब ये बात मैंने भी किताब पढ़ी लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये बात कहाँ कही गई है, नहीं कही गई, लेकिन उसने ये बात पकड़ी। अब देखिए उसका कहना है कि ये अमर नायक का करैक्टर था। उसके बाद राकेश मारिया जी ने अपनी किताब में ये भी लिखा, उसी चैप्टर में जहाँ ये शब्द लिखा कि एक बार उनको खबरियों से खबर आई कि अमर नायक फलान घर में जाके रात को सोता है, सो एंड सो हाउस, लेकिन वो घर हमेशा खाली रहता है, वो कभी भी आ जाएगा, पता नहीं कब आएगा। लेकिन कुछ ऐसी खबर आई कि 2-4 दिन में वहाँ पे वो छिपने के लिए रात काटने के लिए आता। कहा जाता है कि महीने में, साल में उतने दिन नहीं होते जितने अड्डे अमर नायक बदलता था। 365 दिन है तो साल में 365 ठिकाने बदलता था, एक जगह पे कभी नहीं रहता था। तो राकेश मारिया की किताब का जिक्र करते हुए इस लड़के ने, रिसर्च स्टूडेंट ने, जो पीएचडी स्कॉलर है, उसने कहा कि राकेश मारिया जी ने उस घर में जो खाली था उसमें बड़े तरीके से अपने क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को ठहरा दिया, अपने अफसरों को, कि आप उस घर में रहो, अमर नायक कभी भी उस घर में आ सकता है, क्योंकि जहाँ पे अमर नायक ने जाना होता था उस घर का दरवाज़ा खुला रहता था। और कई दिनों के बाद अचानक अमर नायक वहाँ जाता है उसी घर पे। आप देखिए बदकिस्मती पुलिस वालों की, जब अमर नायक वहाँ जाता है, जिस आदमी के इंतज़ार में उन लोगों को उस घर में बैठाया गया था, वो दोनों दो पुलिस वाले थे या 3 थे, वो नंबर नहीं बताया, उन्होंने खाली इतना कहा कि पुलिस वाले, वो लुंगी लगा के बैठे थे, बनियान पहन के लुंगी लगा, जो एक अंडर कवर पुलिस एजेंट का काम करने वाले सीआईडी के ऑफिसर, क्राइम ब्रांच के मुलाजिम, उनको तैयार बतैयार रहना चाहिए था कि कभी भी अमर नायक आ सकता है, हम उसको पकड़ेंगे। वो बड़े आराम से लुंगी लगा के बैठे, चाहे ताश वाश भी खेलते होंगे, गंजी पहन के, बनियान पहन के बैठे हैं। और जैसे ही अमर नायक आता है उस घर में और 2 आदमी देखता है लुंगी वाले,
उनका हेयर कट देखता है, उनका दाढ़ी मूछ रखने का तरीका या बहुत शातिर था, वो पहचान जाता है कि ये पुलिस वाले। वो वहाँ से बाहर निकलता है और दरवाज़ा बंद करे, बाहर से चिटकनी लगा के पुलिस वालों को बंद करके भाग जाता है। ये दरवाज़ा बंद करके चिटकनी लगाने की बात इस हमारे रिसर्च स्कॉलर ने बताई। मारिया साहब ने अपनी किताब में इसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने शायद ये कहा है कि हमारे लोग उनका पीछा इसलिए नहीं कर सके उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कि वो लुंगी में थे, तो लोग उनको कुछ बदमाश या चोर चक्के समझ के कहीं कोई नुकसान नहीं करते थे। अब ये कहानी उस लड़के ने सुना है और अमरनाथ वहाँ से बच के निकल गया। आप देखिए, इतने साल अंडरग्राउंड रहते हुए अमरनाथ अपना काम भी करता था और हर बड़े ऑपरेशन में खुद हाजिर रहता था, लेकिन उसको देखा कभी किसी ने नहीं। पकड़े जाने के बाद उसके साथी बताते थे कि अमर भाऊ साथ में थे, लेकिन वो नहीं किसी को नजर आया। अब इस तरीके से, अब जो हमारे एपिसोड की बात, हमने एक एपिसोड बनाया था जो कहा था कि थाने की एक हाउसिंग सोसाइटी में एक घर में अमरनाथ ने जाना था और जैसे ही वो पहुंचा तो वहाँ पे एक पुलिस की बहुत बड़ी रेड होती है। वो जो वहाँ के लोगों ने बताया वो ये लुंगी वालों का किस्सा होगा, लेकिन इस भागदौड़ में वो अमरनाथ वहाँ से निकल जाता। वो पुराना एपिसोड हमारा सुन सकते हैं। तो इस किस्म के बहुत सारे ठिकाने थे और इस लड़के ने ये भी, तो उसने डेट वाइज खबरों की, न्यूज़पेपर कटिंग, पुलिस की कॉन्फ्रेंस सब देख के उसने कहा कि जिस दिन मुंबई पुलिस के सोर्सेज सूत्र ये कहते थे कि अमरनाथ को इस जगह पे देखा गया, उस समय वो देश में था ही नहीं, वो विदेश में था। और जब पुलिस वाले ये कहते थे कि लेटेस्ट खबर ये आई है कि अमरनाथ को हांगकांग या सिंगापुर में स्पॉट किया गया, उस समय वो मुंबई में होता था। और जब कहते हैं कि वो पूना में देखा गया, खबर आई, इन्फॉर्मेंट्स ने बताया, तो अमरनाथ चेन्नई में होता था। उसने ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग, पुलिस का वर्शन, ये सब इकट्ठा किया। इतनी मेहनत उस लड़के ने की है दिन रात। और एक और कैसा सुन, टेनेमेंट 144 अग्रीपाड़ा अर्थ रोड जेल के साथ कॉर्नर पे जो बिल्डिंग थी, बाहर मंदिर है, वो अमरनाथ का हेडक्वार्टर हुआ करता। ग्राउंड फ्लोर पे एक महाराष्ट्रियन फैमिली रहती थी। उनके जो फैमिली के हेड थे वो कोई 45-50 साल की उम्र के थे। उनके एक बुजुर्ग मामा, माँ के भाई, वो पूना में थे। पूना में उनको कहीं किसी बैल ने मारा, बैल ने अटैक किया, उसका सींग वगैरह कुछ उनको लगा तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो 144 टेनेमेंट जहाँ पे अमरनाथ रहता था, उसकी बीवी बच्चे रहते थे, उसकी रमा भोगले, रमेश भोगले उनका खास आदमी, प्लानर, हर ऑपरेशन प्लान करता था। उसमें न पूरे इनके गुर्गे सब गैंग के वहीं रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पे वो महाराष्ट्रियन फैमिली रहती थी। तो वो जब उनके मामा को ये चोट लगी तो वो अग्रीपाड़ा से उसी 144 टेनेमेंट से, उस चाल से पूना जाते, अपने मामा का हाल चाल पूछ के दूसरे दिन जब शाम को 4-5 बजे वापस अपनी चाल में पहुंचते हैं तो उनका सामना अमरनाथ से होता है। और अमरनाथ का पहला सवाल कि काका आप पूना में क्या करने गए थे?
और वो मार काका की हालत खराब कि अमर नायक को कैसे मालूम पड़ा कि मैं पूना गया था। एक किस्सा भी उस लड़के ने उस काका से पूछा और उस काका ने उसको ये कहानी बताई, और वो काका ने बताया कि ऐसे मेरे काका मतलब उस आदमी के मामा, उनको ऐसी चोट लगी थी, बैल ने मारा था, हॉस्पिटल में तो उनका पता लेने गया था। तो अमर नायक का कहना था कि नेक्स्ट टाइम पूना जाना हो तो मुझे बता के जाना, मेरा कुछ काम है। तो आप देखिए, जब एक एक वहाँ पे रहने वाले पे नज़र रखी जा रही थी, कैसे पता चला ये नेटवर्किंग जो अमर नायक की थी वो कमाल की थी, ये पुलिस वाले भी मानते। इसी तरह बहुत सारे लोग जो अमर नायक के करीब थे, उनसे उस शख्स ने बातें की, उन फैमिली से। आज तो वो चाल रही नहीं, टूट गई। वहाँ पे भाड़े भड़ोतरी भी रहते थे, किराए पे रहने वाले, ओरिजिनल ओनर थे। उनसे बहुत सारे लोगों से इस बच्चे ने बात की, काम किया। एक और बात उसको बताई किसी ने, जो मेरे साथ उसने शेयर की, कि इस जब अमर नायक और अरुण गवली की लड़ाई जोरों पे थी, दुश्मनी बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ बड़े लीडर्स ने बीच बचाव करके ये फैसला करवाने की कोशिश की। उसने कुछ नाम लिए जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है उन लोगों के रोल के बारे में। तो वो रिश्ते की बात चली थी कि दोनों फैमिलीज में एक शादी विवाह का रिश्ता कर लिया जाए ताकि दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो सके। और बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन किसी कारण वो रिश्ता नहीं हो सका। किसकी लड़की थी, किसका लड़का था, दोनों फैमिलीज में से इसको खुलासा उसने नहीं किया, पर उसका ये कहना है कि उसके पास एक से ज़्यादा लोगों ने ये बात उसको बताई, और उसके बाद जो सबसे बड़ा खुलासा उसने किया, अमर नायक और मास्टर ऑफ डिस्गाइजेस, वो अपना हुलिया बहुत आराम से बदल लेता था। हुलिये के साथ साथ मैनरिज्म, बात कैसे करनी है, ऊंची आवाज़ में, नीची आवाज़ में, तेज़ बोलना है, स्लो बोलना है, आँख ऊपर करके बात करनी है, नीचे करके बात करनी है। और कभी बॉडी लैंग्वेज उसकी ऐसी बदल लेता था जैसे वो डॉन नहीं, एक कोई गरीब सा आदमी है। आपको देख के लगे ही नहीं कि ये आदमी कोई खतरनाक किस्म का अंडरवर्ल्ड डॉन हो। ये बात मुझे तब इस लड़के के कहने के बाद याद आई, जब मुझे हमारी वो स्टोरी याद आई जो हमने एसी मार्केट को लेके एपिसोड बनाया था, जिसमें एसी मार्केट अपने ऑफिस जाने के लिए अमर नायक लिफ्ट की लाइन में लगा था। तो कोई लड़का उसके आगे आके खड़ा हो गया लाइन में। अमर नायक अपने ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट की लाइन में लगा हुआ, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि ये अमर नायक है। नो बड़ी बॉदर्ड। तो कोई आदमी आगे आके खड़ा हो गया तो इसके जो बॉडीगार्ड दूर दूर रहते थे उनमें से एक ने आके उस लड़के से बातचीत डराना धमकाना शुरू किया। अमर नायक ने मना किया, चुप, बात नहीं करने का। उन लड़कों ने कहा कि भाई इसने आपके साथ ऐसी बात की तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अमर नायक का जवाब था, भाई मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि आप मुझे जानते हो, उस बेचारे को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो आप कैसे उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो जैसे आप मेरी इज्जत करते हो इस तरह वो आदमी मेरी इज्जत करे। ये उसका करैक्टर था।
और वो अकेला रहना। ये बात भी उस साक्ष्य ने अपनी स्टडी में की है कि वो अकेला इसलिए रहता था कि किसी को उसकी मूवमेंट पता नहीं चले। वो जब अपने साथियों को कभी भी एंड तक नहीं लेके जाता था, जहाँ जाता था अकेला। थाना फ्लैट में जिसका हमने पहले जिक्र किया, वहाँ भी गया तो अकेला गया, कोई नहीं था उसके साथ। और फिर आखिरी जो बात उस लड़के ने कही वो भी चौंकाने वाली, कि वो दिल में कई बार एक बड़े नेता के घर से निकलता था और दूसरे नेता के घर में चला जाता था, वहाँ से निकल के तीसरे नेता के घर, मतलब इतने बड़े नेता लोगों के साथ उसके रिश्ते थे कि कोई उसको मना नहीं करता था। और एक बात का जिक्र उसने और किया, फिर उसने राकेश मारिया को कोट किया। मैंने वो किताब पूरी नहीं पढ़ी है, इतना वक्त मिला नहीं, अब जरूर पढ़ूंगा मैं। इस लड़के ने जितनी बातें बताई और जितनी खोज पड़ताल की है, मैं अब वो किताब पढ़ूंगा। राकेश मारिया ने जिक्र किया कि उसको खबर मिली कि अमर नायक लोनर है, अकेला रहना पसंद करता है। उसने जो स्टडी किया, राकेश मारिया भी बहुत बड़े जासूस थे, और वो जब अकेला होता है तो उसको झूले में बैठना बहुत पसंद होता है। तो उसने कहा कुछ ऐसे मकान, फ्लैट ढूंढो जहां पे झूले की बात हो, झूला लगा। उनमें से एक फ्लैट सोखरा अपार्टमेंट में भी था, वर्ली में, जिस बिल्डिंग में प्रमोद महाजन का कत्ल हुआ था। वो फ्लैट किसका था? जिस फ्लैट में अमर नायक उस झूले में बैठ के अपने आप को झुलाया करता था। अब देखिए, लोग जब स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो कितनी दूर तक जाते हैं। अब मैंने जब इस लड़के को पूछा कि आपने पता किया कि वो फ्लैट किसका था, तो उसने कहा कि सर रुकिए, बहुत कुछ पता है, थोड़ा सा और कंफर्म करने की ज़रूरत है, आपको फिर बताऊंगा। देखिए, एक लड़के ने जो काम हम 50 साल जल में रह के नहीं कर सके, क्योंकि हमें इतना समय मिला नहीं। घर की जिम्मेदारियां, नौकरी, सर्विस, बच्चों की परवरिश, घर चलाना, इतना समय नहीं दे सके। पर इस लड़के ने, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, उसने कहा कि वो 17 साल की उम्र का था जब से वो अमरनाथ को स्टडी करते आ रहा है। आज 22 साल की उसकी उम्र है। तो समझो 5-5.5 साल से वो लड़का इसी सब्जेक्ट पे काम कर रहा है। कितनी उसने स्टडी की। फिर आखिरी बात आपको बता दी कि जब वो पकड़ा जाता है तो एक चोरी की गाड़ी से पकड़ा जाता है। जिस गाड़ी में, कार में वो ट्रैवल कर रहा था, वो चोरी की गाड़ी थी। अब इस लड़के का कहना है कि अगर अमर नायक कितना बड़ा डॉन था, इतना सब था उसका, तो उसके पास वो गाड़ी कहाँ से आई, क्यों चोरी करनी पड़ी उसको। और जिस होटल से वो अमर नायक निकल के भागा था नरी खान के साथ, वो किस्सा भी हमने आपको सुनाया। क्या बात थी? क्या नरी खान एक बहाना था? क्या नरी खान एक मोल था? क्या नरी खान एक वो पैग था, एक प्यादा था? असल निशाना नरी खान नहीं, अमर नायक था। ये उस लड़के ने सवाल किया। और आखिरी सवाल, उस अमर नायक को किसने मरवाया?
ये सबसे अहम सवाल है। किसने मारा सबको मालूम है, एनकाउंटर हुआ, मारा गया, लेकिन वो लड़का ये खोजने की कोशिश कर रहा है कि किसने मरवाया। अब मैं इसलिए अखबार पढ़ता नहीं हूँ, ना मौका मिलता था, कभी इतना समय नहीं होता था। उसने कहा कि इस एनकाउंटर के बाद जो हमारे संजय राउत मेंबर पार्लियामेंट है शिवसेना के, सामना के एडिटर थे, तब भी थे, आज भी हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कहा गया कि पुलिस हमारे हिंदू लड़कों को मार रही है जबकि मुसलमान लड़कों को छूट दे रही है। इस किस्म का मैंने नहीं पढ़ा, वो ये इस लड़के ने मुझे बताया, मैं तो उसने जो स्टडी किया है वो आपको बता रहा। आपने वो आर्टिकल पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा। मैं भी कुछ, अब सब कुछ मैं दोबारा से सीखूंगा। जितनी बातें इस लड़के ने बताई है मैं इनके ऊपर एक बार फिर स्टडी करूंगा। भले मुझे कुछ दिनों के लिए पंजाब छोड़ के मुंबई वापस जाना पड़े, मैं जाऊंगा, लेकिन क्रेडिट गोज टू दिस यंग मैन जो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बारीकी से एक एक चीज की तह तक पहुंचना चाहता। द मिस्ट्री ऑफ अमर नायक, ये शायद उसके थीसिस का टाइटल। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये पूरी उसकी रिसर्च किस किस्म का मोड़ लेती है। मेरे हिसाब से ये क्राइम के स्टूडेंट्स और क्राइम की किस्से कहानियाँ सुनने वाले लोगों के लिए बहुत अहम किताब होगी। और मैंने ये एपिसोड इसलिए बनाया कि उस लड़के ने मुझे रिक्वेस्ट किया एज अ सीनियर, एक बड़ा उम्र में बुजुर्ग होने के नाते, कि सर आप अपने सुनने वालों को ये बताइए कि अमर नायक के बारे में अगर उनके पास कुछ और किसी किस्म की जानकारी हो तो वो आपको दे दें। आपके ऊपर मुझे भरोसा है, आप मुझे वो दे देना। मेरा वो जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ वो उसमें मुझे बहुत सारी हेल्प हो सकेगी। तो दोस्तों, आप में से किसी को कोई छोटा मोटा किस्सा कहानी अमर नायक की ज़िंदगी से जुड़ा, सुना, सुनाया, जो भी हो, वो हमें भेज देना कमेंट बॉक्स में, या मेरा नंबर मांग लेना, व्हाट्सएप नंबर, जिसके पास भी जानकारी होगी मैं दे दूँगा कमेंट बॉक्स में। तो आप व्हाट्सएप नंबर पे वो जानकारी दे देना और मैं बड़ी ईमानदारी से पूरी जानकारी उस लड़के को भेज दूँगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा है। जिस आदमी ने इतना भरोसा, यकीन करके मेरे से बात की और जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं ये उसकी परमिशन लेके बताई। बातें तो और बहुत हुई है हमारी, लेकिन बहुत सी बातों ने उसने मना कर दिया कि सर ये बात आप मत कर। ये बातों में शायद उसको कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी, और मैं चाहता हूँ जो काम हम नहीं कर सके, हमारे यंगस्टर, हमारी दूसरी जनरेशन जो कर रही है, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। सो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये डिफरेंट किस्म का एपिसोड है, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा और मैं उस लड़के की कामयाबी की दुआ करता हूँ। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।